नमस्कार मित्रों, सड़क सुरक्षा को समर्पित अपने YouTube चैनल सेफ व्हील्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रासंगिक और ज्वलंत मुद्दे पर, और यह मुद्दा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह मुद्दा हमारे आपके बीच, पूरे भारत के बीच, पूरे विश्व के बीच एक चर्चा का विषय है। सैकड़ों दौर की बैठकें हो चुकी हैं, हज़ारों कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, ताकि हम इस मुद्दे को सही से हैंडल कर पाएँ। और वो मुद्दा है प्रदूषण। आप जानते हैं, प्रदूषण अब किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। इसको किसी परिभाषा की ज़रूरत नहीं है। यह अब एक सर्वव्यापी समस्या है जिस पर हजारों घंटे खर्च किए जा चुके हैं मानवता द्वारा। यह प्रदूषण हमारे वातावरण को, मुख्य रूप से जो वातावरण के जो तीन मुख्य अंग हैं, वायु, जल और भूमि, इन तीनों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। हमने इसको बहुत सारे निबंधों और आर्टिकल में पढ़ा है। प्रदूषण के 4 कैटेगरीज हैं, जो 4 स्रोत हैं। औद्योगिक प्रदूषण है, मानवजनित प्रदूषण है, कृषि कार्य से संबंधित प्रदूषण है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिस पे आज हम वार्ता करेंगे वो है वाहन जनित प्रदूषण, वेहिकुलर पोल्यूशन। वाहन जनित प्रदूषण ऐसा धीरे धीरे हमारे पर्यावरण को ग्रसित कर रहा है जैसे ट्यूबरकुलोसिस व्यक्ति के फेफड़े को खा जाती है। हमें तो फैक्ट्री की भट्टियाँ दिख रही थी, हमें बॉयलर की भट्टियाँ दिख रही थी, हमें घर का एसी दिख रहा था, हमें एग्रीकल्चर में पड़ने वाले रासायनिक खाद, कीटनाशक पदार्थ, खरपतवारनाशक पदार्थ, ये सब दिख रहे थे। लेकिन हम गाड़ी के निकलने वाले प्रदूषण पर ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि ये दिखता नहीं था। हमें लगता था कि हल्की बात है। WHO ने जब सर्वे कराया तो विश्व के 45 कस्बों में से 40 कस्बे भारत के निकले जो प्रदूषण के मानक को पार कर रहे थे। और सबसे खास बात, वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई कारखाना नहीं था। वो प्रदूषण था वाहन जनित, वाहन से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण था। अब वाहन से कौन से प्रदूषण पैदा होते हैं? हमको हरदम लगता है धुआं। धुआं तो उस प्रदूषण का छोटा सा अंग है। आपसे बताऊं, प्रदूषण का जो पूरा वृत्त है, यदि उसमें हम हिस्सेदारी करें तो 27% प्रदूषण वाहन जनित प्रदूषण है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हिस्सा वेहिकुलर पोल्यूशन का है। अब ये प्रदूषण किस किस रूप में फैलता है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। आपको लगता होगा कि अभी तक तो हम धुएं पर ही थे, थोड़ा बहुत हम नो हॉकिंग की बात कर लेते थे, ये अचानक जल, मृदा, सब में प्रदूषण, वो भी वाहन से कैसे? आज हम इसी पे विस्तार से वार्ता करेंगे आपसे। आज हमारी बात इसी पर मुख्य रूप से होगी कि वाहन जनित प्रदूषण इन चारों श्रेणियों में हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर कैसे रहा है। आप जानते हैं, हमारी सारी गाड़ियाँ डीजल और पेट्रोल से चलती हैं। डीजल और पेट्रोल को आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन के लिए उपयुक्त बनाने में 2500 रसायन मिलाए जाते हैं। सल्फर, नाइट्रोजन, लेड और बहुत सारे रसायन मिलाए जाते हैं। ये रसायन जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलते हैं तो न केवल कार्बन निकलता है हाइड्रोकार्बन में से, अपितु नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, इस प्रकार के 50 रसायन हानिकारक निकलते हैं। और ये जब निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं? पर्यावरण में घूमते रहते हैं, हमारी गाड़ियों के आसपास घूमते रहते हैं, हमारी कॉलोनी में घुसते हैं, हमारे कमरे तक घुसते हैं और अंततः हमारे फेफड़ों तक पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कि कई देशों में तो वाहन जनित इस धुएं के रसायनों से एसिड रेन तक हुई है, क्योंकि सल्फर जाता है, सल्फर डीजल में मिलाया जाता है, उसकी वजह से एसिड रेन होती है। डीजल और पेट्रोलियम का जो
बाई प्रोडक्ट है उसमें एक बहुत ही हानिकारक चीज़ निकलती है जिसको हम पीएम कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे सूक्ष्म कण। आप देखते होंगे सुबह सारे कपड़े साफ साफ पहन के जाइए, शाम तक आते ही काले। क्यों काले? क्योंकि वो पार्टिकुलेट मैटर चिपक जाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले जब वार्ता की थी तो BS6 जब स्टेज लगाया गया था तो उसमें पार्टिकुलेट मैटर्स को 2.5 माइक्रोन पे रोकने की बात की गई थी, जो कि अभी बड़े बड़े हैं। ये हमारे श्वास के द्वारा जाते हैं, हमारे फेफड़ों को नष्ट करते हैं, हमें अनिद्रा, हमें तनाव, हमें आँखों में जलन, हृदयाघात, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ ये हमें धुआं देता है जो गाड़ियों से निकलते हैं। अब ये धुआं जब तक बरसात नहीं होती है पूरे वायुमंडल में घूमता रहता है, हमारी कॉलोनियों में व्याप्त होता है। ऐसे घर जो सड़कों से दूर हैं वो भी इससे ग्रसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वाहन जनित यह धुआं हमें बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है और हम प्रदूषण के शिकार हो जाते हैं। पार्टिकुलर मैटर, धुआं और इसके साथ साथ जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जला हुआ डीजल, जला हुआ मोबिल ऑयल, क्लीनिंग में लगे हुए कपड़े, गाड़ी की धुलाई में लगा हुआ पानी, ये सब क्या करते हैं? ये नालियों के माध्यम से, बरसात के पानी के माध्यम से हमारे जल स्रोतों तक पहुंचते हैं और जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। जो हमारी टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में होती है, वह डिजॉल्व ऑक्सीजन इस कार्बन और पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट की वजह से नष्ट होती है। पूरा का पूरा जलीय जो इन्वायरमेंटल साइकिल है वो नष्ट हो जाती है। मछलियाँ हैं और अन्य छोटे छोटे जीव हैं, मेढक हैं, ये सारे के सारे उस प्रदूषण का शिकार होकर मर जाते हैं। यह प्रदूषण इतना घातक होता है। तो जलीय प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण वाहन जनित प्रदूषण में होती है, वो होती है कार की धुलाई। आप जानते हैं हमें सबको कार अपनी चमकानी है। कार चमकाने के लिए सर्विस स्टेशन, सर्विस स्टेशन में सबसे बड़ा खेल क्या होता है कि जैसे नोएडा में बमुश्किल 450 सर्विस स्टेशन है जो भूजल विभाग से लाइसेंस प्राप्त हैं, बाकी सब अवैध चल रहे हैं। वो खुलेआम डिटर्जेंट और गाड़ियों के डीजल, जला हुआ मोबिल, ब्रेक ऑयल, इंजन ऑयल और कूलेंट ऑयल, ये सब चीज़ों को निकाल के नालियों में फेंक रहे हैं, ज़मीन में डाल रहे हैं, गाड़ियों की पुछाई के कपड़ों को वहीं जला दे रहे हैं। ये सारा प्रदूषण बहता हुआ हमारे जल स्रोतों को जा रहा है। और यही नहीं, एक गाड़ी की धुलाई पे बहुत औसत देखा जाए तो 250 लीटर पानी खर्च होता है। आप सोचिए कितने करोड़ लीटर पानी हम खाली गाड़ियों की धुलाई में खर्च कर रहे हैं। ऐसा पानी जो हमारे पेयजल के काम आ सकता है। आज हमारी बहुत बड़ी आबादी है जो गर्मी के भीषण मौसम में पानी से वंचित हो जाती है। आपको याद होगा पिछले वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्रेन के टैंकरों से पानी भिजवाया था और हम कहाँ खड़े हैं? हम बोरिंग करके पानी निकाल के गाड़ियाँ धो रहे हैं और उसके साथ डिटर्जेंट पाउडर और अन्य जो इनके कार की सफाई के केमिकल्स आते हैं और वैक्स आता है, इन सब चीज़ों को हम उस पानी में मिला रहे हैं। एक तरफ पानी नष्ट कर रहे हैं, ऊपर से दूसरा जो पानी बचा उसको जहरीला बना रहे हैं। भूजल विभाग द्वारा जबकि इस वाटर को ट्रीटमेंट करने के लाइसेंस की अनिवार्य शर्त रखा गया है, लेकिन संभवतः हम जानते हैं कि कोई भी सर्विस स्टेशन का मालिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाता है क्योंकि उससे उसका फ़ायदा कम होगा और वह सारा का सारा रसायन सीधे जल स्रोतों में डाल दे रहा है। इस तरह से वाहन जनित जो हमारा प्रदूषण है वह इस प्रकार से हमारे जल को प्रभावित कर रहा है। साथ ही साथ जब बरसात में पार्टिकुलेट मैटर्स पानी के साथ ज़मीन पे गिरते हैं तो वो भी नाली में बहते हुए जाते हैं और उस पानी को जहरीला बना देते हैं। ख़ासतौर पे जो ओपन सोर्स हैं, पानी के कुआं हैं, तालाब है, झीलें हैं, बड़े बड़े जलाशय हैं। आप जानते हैं शहरों में बड़े बड़े जलाशय हैं, उन्हीं का पानी पंप करके, फिल्टर करके, प्रोसेस करके
हमारे घरों में घरेलू इस्तेमाल पीने के लिए भेजा जाता है। अब ये सारा प्रदूषण, सारा जहर हमारे पास तक पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से जल प्रदूषण के कारक के रूप में भी वाहन जनित प्रदूषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रदूषण जो इस वाहनों से उत्पन्न हो रहा वो क्या है? वो है ध्वनि प्रदूषण। आप जानते हैं, अगर 1 घंटा आप किसी व्यस्त चौराहे पे बिता दें तो महीने 2 महीने के बाद आपके कान खराब हो जाएंगे। मल्टी टोन हॉर्न बजाती हुई गाड़ियाँ, 100 डेसिबल पे लगातार हॉर्न बजाती हुई गाड़ियाँ, ये सारे के सारे अनावश्यक रूप से सड़कों पर आदमी को बहरा करने में लगे हुए हैं। यह ध्वनि प्रदूषण इतना घातक होता जा रहा है कि आज शहरों में लोग अनिद्रा के शिकार हैं, हाइपरटेंशन के शिकार हैं, उनको नींद नहीं आती है, उनका कंसंट्रेशन भंग हो रहा है, उनकी मेमोरी लॉस हो जा रही है। ये सब किसकी देन है? ध्वनि प्रदूषण की। यह ध्वनि प्रदूषण ना केवल आपको मानसिक बीमारियां दे रहा, अभी तो हार्ट और ब्लड प्रेशर दोनों बीमारियां आपको गिफ्ट में दे रहा। हमने एक वीडियो में आपसे बात की थी हॉर्न के ऊपर, किस तरह से लोग नियमों की अवहेलना करते हुए हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉर्न की लाउडनेस का। अब हॉर्न कहाँ है? 65 डेसिबल का हॉर्न कार में लगा हुआ है, 100 डेसिबल का हॉर्न आपकी ट्रक और बसों में लगा हुआ है। हवाई अड्डों के आसपास के घरों में 130 डेसिबल के हवाई जहाज़ की आवाज़ उड़ रही है। अब यह ध्वनि प्रदूषण कहाँ जाएगा? ये आपके शरीर को, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आपकी एकाग्रता भंग होती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। यह प्रदूषण इतना घातक होता जा रहा है जो ध्वनि की वजह से उत्पन्न हो रहा है। यद्यपि धारा 190 में एमबी एक्ट में प्रदूषण पे कार्रवाई के लिए सरकार ने सक्षम बनाया है, परंतु आप स्वयं सोचिए 40 करोड़ पंजीकृत वाहनों के इस देश में कितने वाहनों की हम चेकिंग कर पाएंगे? शहरों में भागता हुआ यातायात, क्या हम बैठ के हॉर्न और लाउड स्पीकर की चेकिंग करने भर का समय हमें मिलता है? ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि वाहन स्वामी के रूप में हम यह सुनिश्चित करें कि हम ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने वाले हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिल्मी गानों पर आधारित रिंगटोन, मल्टी टोन वाले हॉर्न, हाई प्रेशर वाले हॉर्न, 100 डेसिबल के ऊपर के हॉर्न हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? यह हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम इस प्रदूषण को रोकने में सरकार के साथ दें। 2-4 लोग नियम तोड़ते हैं तो प्रभावी कार्रवाई संभव है, लेकिन जब पूरा समाज नियम तोड़ता है तो वहाँ पर कोई भी कानून सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि वाहन जनित ध्वनि प्रदूषण को हम किस तरह से कम करें कि वह हमारे स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्रभावित न करने पाए। इसी प्रकार से मृदा प्रदूषण की बात हुई थी। आप जानते हैं सर्विस स्टेशनों से निकलने वाला जो जला हुआ मोबिल ऑयल है, जो जला हुआ ब्रेक ऑयल है, ख़राब इंजन ऑयल है, साथ ही साथ गाड़ियों को पोंछने में मोबिल, डीजल, ग्रीस से भीगे हुए कपड़े हैं, या जो मोबिल ऑयल इंजन के पार्ट्स को पोंछने के लिए होता है उसकी मिट्टी सीधे और पानी सीधे मिट्टी में फेंक दिया जाता है। आप कभी गौर करिएगा, जहाँ पर ये पंचर बनाने की दुकानें हैं, जहाँ पे ये ऑटोमोबाइल की दुकानें हैं, वहाँ पे उस दुकान के सामने 10 बाई 10, 12 बाई 12 फीट की क्षेत्रफल की मिट्टी काली हो जाती है। वो काला कैसे होता है? वो काला इसी डीजल और पेट्रोल और इसी ग्रीस से होता है, और यह मृदा प्रदूषण वहाँ की सारी ज़मीन को समाप्त कर देती है। यदि उस ज़मीन में आप पौधा लगाएं तो पौधा दिन भर में मर जाएगा। साथ ही साथ जैसा मैंने पहले कहा था कि जल प्रदूषण जिन जिन जगहों पे जा रहा है, उस पानी से जिस भी खेत में, क्यारी में, बाग में, उपवन में पानी पड़ रहा, वो सब बंजर हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से यह प्रदूषण की जो हमारी समस्या है, विशेषकर जो वाहन जनित प्रदूषण है, वह इतना घातक रूप ले रहा है कि एक साइलेंट किलर की तरह हमारे घरों तक पहुंच रहा, हमारे फेफड़ों तक पहुंच रहा, और हम उसको देख नहीं पा रहे। इसको लेके विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, IIM दिल्ली ने बहुत बड़े बड़े अध्ययन किए,
प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक लोग प्रदूषण जनित समस्याओं से मर रहे हैं, चाहे वो हृदयाघात हो, चाहे वो मानसिक समस्याएं हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हार्ट और बीपी संबंधी समस्याएं हो, वो प्रदूषण जनित है। आपने देखा होगा दिल्ली में स्मॉग का कर्फ्यू हो जाता है। वो स्मॉग क्या है? यही वाहन जनित प्रदूषण का कंडेंस रूप। पर्यावरण से आर्द्रता को, नमी को सोख करके गाड़ियों से निकले हुए धुएं के पार्टिकुलेट मैटर्स कंडेंस हो जाते हैं और स्मॉग बनते हैं। विजिबिलिटी डाउन हो जाती है, आँखों में जलन बढ़ जाती है, खांसी बढ़ जाती है, दमे के लोग शिकार हो जाते हैं, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां आगे आने लगती हैं, लोगों को ब्रोंकाइटिस की समस्या खड़ी हो जाती है। ये सब किसकी देन है? स्मॉग की। स्मॉग क्या है? स्मॉग प्लस फॉग, और ये वाहन जनित है। यही वजह है कि दिल्ली में डीजल गाड़ियां प्रतिबंधित कर दी गई, या वहाँ डीजल गाड़ियां नहीं चल सकती। थोड़ा सा प्रदूषण का कम मात्रा वाला पेट्रोलियम यूज़ हो रहा है, या सीएनजी यूज़ हो रही है, या अब हम वर्तमान में ईवी पर जा चुके हैं। अभी भारत सरकार ने अपना शोध कराया है, इंडस्ट्री द्वारा हाइड्रोजन बेस्ड कारें भी बनने को तैयार हैं। माननीय परिवहन मंत्री जी, माननीय गडकरी जी ने इस चीज़ को घोषित किया कि शीघ्र ही वो हाइड्रोजन बेस्ड कारें ले आ देंगे, जिससे प्रदूषण की समस्या को हम बहुत हद तक हल कर पाएंगे। लेकिन मित्रों, वह अभी दूर का खेल है। वह अभी इस देश के अंतिम आदमी तक वह गाड़ी पहुंचने में 20 वर्ष लग जाएंगे, और तब तक इस प्रदूषण से हम लाखों जान गंवा चुके होंगे। हमें अभी से उपाय करने होंगे, और वो उपाय कोई ऐसे नहीं है जिसमें बहुत बड़ी तपस्या की ज़रूरत है, बहुत बड़े कानूनी दांव पेच की ज़रूरत है, बहुत पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है सिर्फ एटीट्यूड की, स्वभाव की। वो एटीट्यूड क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, बस चल रही हैं, कार पूलिंग करिए, ऑफिस जाने के लिए बसों का इस्तेमाल करिए, इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल करिए। आप सोचिए, 100 लोग 2 बस में जाएं या 100 लोग 100 गाड़ी लेकर जाएं, तो पोल्यूशन कहाँ पर ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है, जहाँ 100 गाड़ियाँ लेकर आप जाएंगे। इसी प्रकार से साइकिल का इस्तेमाल बढ़ाइए। इसी प्रदूषण से कराहती हुई संघाई में कारें बैन कर दी गई। आपको यह ज्ञात होगा, नहीं होगा तो आपके पास बहुत सारे स्रोत हैं। आप देखेंगे कि चाइना के संघाई में केवल साइकिलें चलती हैं, वहाँ पर कारों गाड़ियों पर प्रतिबंध लग गया है, जो हाइड्रोकार्बन पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ बंद कर दी गई। लोग साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्री में बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ साइकिलों से आते जाते हैं, या फिर वो ईवी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ एक अजीब सी परंपरा है कि हमारे यहाँ बड़े होने की निशानी ही ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। अभी हम नहीं देखते कि हम इन गाड़ियों से किसका विनाश कर रहे हैं, अपने पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं। भारत जैसे प्रकृति प्रेमी देश में प्रदूषण समस्या पैदा होना अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। यूरोपियन कंट्री तो समझ में आती है कि उनके यहाँ गर्मी नहीं पड़ती है, सब ठंडा ठंडा रहता है, वो हर जगह उनको गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत थोड़े समय के लिए उनके यहाँ स्प्रिंग सीजन आती है। लेकिन हमारे यहाँ इतना बड़ा प्राकृतिक पर्यावरण है, हिमालय जैसा पर्वत है, सैकड़ों हमारी नदियाँ हैं, उसके बावजूद प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका मतलब प्रदूषण का उत्पादन भी हम ज़्यादा कर रहे हैं। गाड़ियों की फिटनेस पे ध्यान ना देना, ऊट-पटांग ड्राइविंग करना, हाई एक्सीलेटर और लो गियर में गाड़ियाँ चलाना, हाई स्पीड में गाड़ियाँ चलाना। आपने देखा होगा हमारे खेतों में चलने वाले ट्रैक्टर, माल ढोने वाली ट्रकें, इनकी फिटनेस कभी कभी ऐसी दयनीय दशा में होती है कि लगता है कि इनके साइलेंसर से खाली जहरीला काला धुआं निकलता है। सैकड़ों दृश्य आपको रोज़ दिखते होंगे ऐसे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रदूषण को, वाहन जनित प्रदूषण को रोकें, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित और स्वस्थकर हो सके। सरकार ने प्रयास किया इस वाहन जनित प्रदूषण को डील करने के लिए। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 115, धारा 116, धारा 190 ये केवल प्रदूषण को ही डील करती हैं। वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इन धाराओं में 1,000 रुपये तक के अर्थदंड की व्यवस्था की गई। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत
वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमावली, जल प्रदूषण नियंत्रण नियमावली, साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण नियम भी सन 2000 में प्रतिपादित किए गए। इनका उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये तक के जुर्माने के प्रावधान किए गए। सरकार द्वारा प्रमाणित तौर पर ईंधन प्रदूषण जांच केंद्र बनाए गए, जहां पर ईंधनों की मिलावट की चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ गाड़ी से निकलने वाला प्रदूषण भी चेक किया जाता है को नियंत्रण में है कि नहीं। आप ये जानते हैं एमबी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कोई भी नई गाड़ी 1 साल तक के लिए ही प्रदूषण नियंत्रित मानी जाती है। उसके बाद प्रत्येक 6 महीने में आपको गाड़ी का पीयूसी लेना चाहिए। पीयूसी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने लाइसेंस जारी किया। ये एक ऑनलाइन व्यवस्था है। पीयूसी न रहने पर 5000 रुपये तक के फाइन के प्रावधान किए गए, क्योंकि प्रदूषण की समस्या बुरी तरह से बढ़ती चली जा रही है। आपको पता है कि भारत सरकार ने भारत स्टेज 4 की गाड़ियां 2017 में बनानी शुरू की थी, लेकिन उसी साल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो भारत स्टेज 4 BS4 जिसको हम कहते हैं, उसके मानक बहुत ढीले हैं, बहुत शिथिल हैं। उनसे पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना संभव नहीं है। और उन्होंने कहा कि सरकार BS5 की प्रतीक्षा न करके सीधे BS6 पर जंप करे। और उन्होंने आदेश कर दिया कि सन 2020 से सभी गाड़ी BS6 के मॉडल पर बनेंगी। BS6 एक बहुत ही हाई क्लास के पैरामीटर्स तय करता है गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन को लेकर के, चाहे वो धुएं का उत्सर्जन हो, चाहे वो पर्टिकुलर मैटर का उत्सर्जन हो, चाहे उसमें आप इन सारी चीज़ों को सरकार ने यह व्यवस्था बनाने की कोशिश की है कि पर्यावरण का प्रदूषण जो वाहनों से उत्पन्न हो रहा है उसको रोका जा सके। इसी प्रकार से एक आपको ध्यान होता होगा, जब सर्विसिंग आप कराने जाते थे तो आप गाड़ी का मोबिल बदलवाते थे, इंजन ऑयल बदलवाते थे। अभी क्या कंडीशन है? अब आप जाएंगे तो किसी भी एजेंसी पर वो अब रिफ़िल कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा। वो जितना तेल घटा है उतना वो भर के पूरा कर देगा बस। यह उसी दिशा में एक कदम है, क्योंकि इससे निकलने वाला जो मोबिल, जो डीजल, जो ब्रेक ऑयल, जो इंजन ऑयल था, वह गलत हाथों में पड़ के इसका दुरुपयोग होता था, मिलावटी तेल बनाने के काम आता था। हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी इस चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश की और उस पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है। हमारे जो BS6 के इंजन हैं उसमें पर्टिकुलेट मैटर्स की जो साइज़ है वो 2.5 माइक्रोन रखी गई, इसके पहले 4.5 माइक्रोन थी। तो सीधी सी बात है कि ये गाड़ियाँ महंगी बनेगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने यद्यपि शुरुआत में इसको रजिस्टर किया था, परंतु अंततः उन्होंने भी पर्यावरण के प्रदूषण को देखते हुए उसके हित में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना और वो गाड़ियाँ बनानी शुरू की। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि माननीय मंत्री जी ने प्रदूषण पे नियंत्रण रखने के लिए हमारे टोल प्लाजा पर फास्टैग की व्यवस्था की और अब एनुअल पास की व्यवस्था कर दी, क्योंकि गाड़ियाँ रुकी रहती थी, 1-1 घंटे इंजन स्टार्ट रहते थे, हज़ारों टन कार्बन और धुआं निकलता था। और एक तरह से सारे के सारे टोल बूथ के आसपास एक पोल्यूशन चैम्बर बन के खड़ा हो जाता था। आसपास की फसलें खराब हो रही थी, आसपास के फलों का उत्पादन घट रहा था। इसको देखते हुए भारत सरकार ने फास्टैग की व्यवस्था की ताकि टोल प्लाजा पे गाड़ियों को रोकना न पड़े, वहाँ पर प्रदूषण का उत्सर्जन न होने पाए। टोल प्लाजा पे फास्टैग की व्यवस्था इसी पर वाहन जनित प्रदूषण को रोकने का एक कदम के रूप में देखा जा सकता है। इसकी वजह से हमें वहाँ पे लाइन न लगना पड़े और गाड़ियों से अनावश्यक धुआं न निकले। साथ ही साथ सरकार ने इस चीज़ पर भी फोकस किया कि जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वह आगे बढ़े। जैसा मैंने पहले कहा, माननीय गडकरी जी ने घोषित किया है कि शीघ्र ही भारत हाइड्रोजन बेस्ड ईंधन की कारें बनाएगा। इसके पहले आपको ध्यान होगा हम 20% एथेनॉल मिक्सिंग के मानक पर भी पहुंच चुके थे। पेट्रोल में एथेनॉल आप जानते हैं गन्ने का बाई प्रोडक्ट है, गन्ने के रस से बनने वाले मोलेसिस का बाई प्रोडक्ट एथेनॉल है, जिसको हम पावर अल्कोहल भी कहते हैं। वह मिलाने से कार्बन की मात्रा घटी और वह एक अच्छा ईंधन साबित हुआ विकल्प के रूप में। जेट्रोफा से भी आपने देखा होगा सरकार ने बायोडीजल का प्रोडक्शन कराया,
जेट्रोफा एक अच्छा प्लांट हुआ जिससे हमारे किसानों की भी आमदनी बढ़ी, साथ ही साथ हमारी डीजल की भी आत्मनिर्भरता की वृद्धि हुई और प्रदूषण में कमी आई, क्योंकि जेट्रोफा से निकलने वाला जो बायोडीजल था उसमें कार्बन की मात्रा कम थी, उससे पर्टिकुलेट मैटर्स नहीं निकलते थे। तो सरकार ये जो छोटे छोटे कदम उठा करके इसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, इसमें हमें भी अपना सक्रिय सहयोग देना होगा ताकि हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें और पर्यावरण को हम बचा सकें। विश्व के बहुत सारे देशों ने नए नए प्रयोग किए। चाइना में नो कार डे बनाया जाता है, वहाँ पर लोग एक दिन कार नहीं चलाते हैं। अमेरिका में जैसे मैंने पहले कहा कि नॉइस एब्जॉर्बिंग वॉल्स बनवा दी गई ताकि वो ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर सकें। लो स्पीड पे गाड़ियों के लिए उन्होंने हर चौराहे पर स्पीड लिमिट लगा दी। अभी यद्यप भारत में सड़कों की गति भले तय कर दी गई है, चौराहों की गति तय नहीं की गई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को तय कर दिया कि चौराहों पे हाई स्पीड गाड़ियाँ ना चलने पाएँ, जिससे कि ज़्यादा तेल जलता है, ज़्यादा धुआं निकलता है। इसी प्रकार उन्होंने हाउस इंसुलेशन का भी एक कॉन्सेप्ट लगाया। जो चौराहों के आसपास घर हैं उन पे इंसुलेशन किया जो ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर सके। वहाँ पर ऐसे पदार्थों को इंसुलेट किया गया जो ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लें, जिससे प्रदूषण न होने पाए। तो सरकार की ये सारे प्रयास, ये सारी शक्ति इस दिशा में है कि हम कैसे वाहन जनित प्रदूषण को कम कर सकें और हम इससे होने वाले पर्यावरण के क्षति का भी निवारण कर सकें। इंजीनियर्स ने प्रयास किया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने प्रयास किया। आज हाइब्रिड गाड़ियाँ आपके पास हैं, आज ईवी गाड़ियाँ आपके पास हैं, आप इनका इस्तेमाल करें। मेट्रो ट्रेन चल रही है, जहाँ तक जाती है वहाँ उनका इस्तेमाल करें। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अपनी कारों का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि हम इस पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकें। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस पर्यावरण के प्रदूषण पर, चाहे वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो, चाहे राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो, दोनों लगातार एक पॉकेट संरचना में अध्ययन कर रहे हैं। राजधानियों में, प्रदेशों के बड़े बड़े कस्बों में, जिला मुख्यालयों पे स्मोक मीटर लगाए जा रहे हैं, पोल्यूशन मीटर लगाए जा रहे हैं ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि प्रदूषण की स्थिति कितनी है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि सरकार के प्रयास तभी फलीभूत हो पाएंगे जब आम लोग, आम कार चालक, आम वाहन स्वामी उसका सहयोग करेंगे, अपनी गाड़ियों में सही ईंधन का इस्तेमाल करेंगे। यह देश में बहुत बड़ी समस्या है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की गाड़ी में मिलावटी तेल भर दिया गया। अब वो कैसे आया, कहाँ आया, जांच का विषय है, लेकिन मिलावट की समस्या इस तरह विकराल हो चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठे व्यक्ति की गाड़ी में मिलावटी तेल भर दिया जा रहा है। तो बाकी आम कस्बों में क्या हो रहा होगा, छोटे बाज़ारों में क्या रहा होगा, छोटे शहरों में क्या हो रहा होगा। अब इसमें केरोसिन मिला देते हैं, कभी कभी अन्य केमिकल मिला देते हैं। वो केमिकल ऐसा जहर पैदा करते हैं कि छोटे छोटे कस्बों में तो दमे से के मरीज नज़र आने लगे हैं लोग वहाँ के। हमें ये ध्यान रखना होगा कि मिलावटी तेल, ख़ास तौर पे डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। यदि कहीं जानकारी हो तो इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें, सप्लाई विभाग को दें, इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई कराइए, इसमें पुलिस का मदद करिए और स्वयं भी इस चीज़ का कभी इस्तेमाल न करें जहां आपको प्रमाणित तेल ना मिलता हो। आप जानते हैं कि हमारी इंडियन ऑयल या ऑयल इंडिया की विभिन्न कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जियो पेट्रोलियम्स, ये सारे तेल के मानकों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी एक छोटा सा पेंच रह जाता है, जो हमारे रिटेलर्स हैं वो मिलावट कर देते हैं, जो हमारे फुटकर विक्रेता हैं वो मिलावट कर देते हैं, अवैध रूप से जो बाज़ारों कस्बों में तेल बेच रहे हैं वो मिलावट कर देते हैं। तो हमें भी मिलावटी तेल के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना होगा, रोकना होगा। हमें बचना होगा कि मिलावटी तेल का इस्तेमाल गाड़ियों में न करें ताकि उससे जहरीला धुआं, पर्टिकुलेट मैटर्स इत्यादि उत्पन्न न होने पाए। यह प्रदूषण दिन प्रतिदिन हमारे समाज को बुरी तरह से ग्रसित करता जा रहा है और हम इसके ट्रैप में फंस रहे हैं। अब यह ट्रैप क्या है? ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन, यह ट्रैप है। इस ट्रैप में हमको नहीं फंसना है और इस ट्रैप से बचने के लिए हमें क्या करना होगा
गाड़ियों के इस्तेमाल में संयम बरतना होगा। छोटी छोटी दूरियों के लिए हरदम गाड़ी लेके नहीं चलना होगा। जैसे मैंने पहले कहा, कार पूलिंग करनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक बसों का इस्तेमाल करना होगा। हमें दो पहिया वाहनों के बजाय साइकिलों का इस्तेमाल बढ़ावा देना होगा। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा आह्वान किया है कि हमें वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देना होगा। अमेरिका ने इसमें एक बड़ा शानदार प्रयोग किया। उन्होंने प्रमुख चौराहों पर 5 मीटर 10 मीटर के एक मानक तय करके ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने वाली वाल बनवा दी। उसको उन्होंने कहा नॉइस वाल। कस्बों से बाहर हाईवेज के किनारे उन्होंने प्लांटेशन कराए। उन प्लांटेशनों से पार्टिकुलेट मैटर्स डाउन हुए, उनका बिखराव रुका, साथ ही साथ ध्वनि का भी एब्जॉर्बेशन बढ़ा। ये पौधे ध्वनि तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनका विकिरण दूसरी तरफ नहीं होने पाता है। आपने देखा होगा चाइना में और अमेरिका में बड़े बड़े ऑक्सीजन टावर बनाए जा रहे हैं। वो ऑक्सीजन टावर क्या करते हैं, वो बड़े बड़े वैक्यूम मशीनें लगी हुई हैं। वो वैक्यूम मशीनें पर्टिकुलेट मैटर को, डस्ट पार्टिकल्स को और पेड़ों से उड़ने वाली पत्तियों को, सीमेंट बालू के कणों को अवशोषित करके फिल्टर करके दाब लेते हैं और हवा को फिल्टर करके देते हैं। एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं। पिछले दिल्ली सरकार ने भी इसका प्रयोग किया, उन्होंने भी ऑक्सीजन टावर बनवाए। ये सब उपाय धीरे धीरे सरकारें कर रही हैं, लेकिन ये उपाय तब तक प्रभावी नहीं होंगे मित्रों, जब तक कि हम वाहन इस्तेमाल में संयम नहीं बरतेंगे। जो मैंने चीज़ें कही, गाड़ी के चलाने की प्रक्रिया, गाड़ी के फिटनेस को, मेंटेनेंस को सही रखने की प्रक्रिया, मिलावटी तेल इस्तेमाल ना करने की शपथ, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहनों का शपथ, साथ ही साथ साइकिल चलाने की व्यवस्था, जब तक हम नहीं अपनाएंगे, सरकारी उपायों से, ट्रैफिक के चालान से, पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के जुर्मानों से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हम इसको कैसे रोकने में अपना सहयोग करें। ये सहयोग तभी सफल हो पाएगा जब हम इस पर्यावरण को बचाने के लिए एक आंदोलन की तरह इसमें लगेंगे। पृथ्वी सम्मेलनों के माध्यम से यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज़ को रोकने की कोशिश की, अर्थ समिट कराई, जलवायु के बदलते मुद्दों पे क्लाइमेट चेंज के तमाम कॉन्फ्रेंस कराए गए और इसमें बहुत चिंता व्यक्त की गई, खासतौर पे वाहन जनित प्रदूषणों के ऊपर। और यही वजह है कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर्स, टेस्ला जैसी कंपनियां ईवी की तरफ दुनिया को ले जा रही हैं। सोलर चलित गाड़ियां आ रही हैं, सोलर चलित पावर हाउस लगाए जा रहे हैं, ताकि जो पावर हाउसेज में जलने वाला कोयला है, लकड़ी है या ईंधन है, उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। अभी जापान ने एक बहुत ही हाई क्वालिटी का सोलर पैनल विकसित किया है, जो कि एटॉमिक एनर्जी सेंटरों की बराबर ऊर्जा देने की क्षमता रखता है। तो हमको ऐसे इस्तेमाल में आने वाले जो तकनीकियां हैं, उस पर हमें काम करना होगा। उससे हमारे साइंटिस्ट आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो योगदान है, मैं बार बार इस चीज़ पे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमें बार बार मैं आकृष्ट करूँगा कि आप गाड़ियों के प्रयोग में सावधानी बरतें और अधिक से अधिक साइकिल का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग करें, कॉमन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें, ताकि पर्सनल गाड़ियों का यूज़ बंद हो और प्रति व्यक्ति उत्पन्न होने वाला जो कार्बन है वो रुके। हमारे छोटे छोटे कस्बों में आप देखते होंगे बॉटल नेक जाम की समस्या, ब्रेकडाउन से गाड़ियों के जाम की समस्या। वहाँ पर जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, गाड़ियों से निकलने वाला हजारों टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर है, ये पूरे पर्यावरण को विषाक्त बना देता है। और जब तक हम इस विषाक्त पर्यावरण में सांस लेते रहेंगे, ना तो रोगों की कमी होगी और ना हमारी तबाही की कमी होगी। हमें ये देखना होगा कि हमें स्वस्थ यदि रहना है तो स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण भी करना होगा। तो आज मैं अपनी बात इन्हीं सब संदेशों के साथ समाप्त करूंगा कि इस पर्यावरण को बचाने के लिए, वाहन जनित प्रदूषण को कम करने के लिए कृपया वाहनों के इस्तेमाल में संयम बरतें, सही ईंधन का इस्तेमाल करें, गाड़ियों के रख रखाव पर ध्यान दें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।